वेलकम बैक टू नंदी सर्स क्लासरूम। और आज हम करने वाले हैं द 1857 रिवॉल्ट के चैप्टर का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए फॉर बोर्ड्स 2026। सो आज है सेकंड पार्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट और हम पढ़ने वाले हैं इसमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1857 रिवॉल्ट। यानी कि 1857 रिवॉल्ट के खत्म होने के बाद क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या कंसिक्वेंसेज आई, क्या क्या रिजल्ट्स आए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली हम 4 या 5 रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो आपके बुक में और भी रिजल्ट्स दिए गए होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 4 या 5 है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला रिजल्ट या पहला कंसिक्वेंस, एंड ऑफ कंपनीज रूल। 1857 से पहले बच्चों इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इंडिया के ऊपर रूल नहीं करती थी। 1857 रिवॉल्ट जब ब्रिटिशर्स के सहायता से, यानी ब्रिटिश फौज की सहायता से, कंपनी की फौज ने 1857 रिवॉल्ट को कर्व डाउन कर लिया, तो उसके बाद एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके गवर्नर्स, उनके गवर्नर जनरल, सबका रूल खत्म हो गया। अब ब्रिटिश कैबिनेट में एक मिनिस्टर रखा गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको कहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ही वॉज अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक इन द ब्रिटिश कैबिनेट एंड इनका काम था इंडिया के अफेयर्स की देखरेख करना और इसकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर तक एंड क्राउन तक पहुंचाना। ऑल्दो इंडिया में जो शासन था उसकी देखरेख गवर्नर जनरल ही कर रहे थे, लेकिन अब गवर्नर जनरल का नाम था वाइस रॉय। यानी कि गवर्नर जनरल को अब आप कहते थे गवर्नर जनरल वाइस रॉय एंड लॉर्ड कैनिंग। आपके वन मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय। तो लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। द सेकेंड वन इज क्वींस प्रोक्लेमेशन। क्वींस प्रोक्लेमेशन में 4-5 बातें कही गई जिसको हमें ध्यान में रखना है। पहला, क्वीन ने कहा कि नाउ ब्रिटिशर्स विल नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस एंड सोशल मैटर्स ऑफ इंडिया। मतलब जो सती सिस्टम, जो विडो रीमैरिज एक्ट, ये सब जो पास किया गया था, उन सब चीजों के बारे में, वो सोशल और रिलीजियस मैटर्स थे। अब ऐसी चीजों में ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विल ट्रीट द यूरोपियंस एंड इंडियंस अलाइक, मतलब इक्वली ट्रीट करेंगे। पहले दोनों के लिए नियम अलग अलग थे, बट अब उन्होंने कहा कि नहीं, यूरोपियंस के लिए नियम अलग अलग और इंडियंस के जो नियम अलग थे वो खत्म हो जाएंगे और अब दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा ऑल दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट, इफ दे आर नॉट गिल्टी ऑफ किलिंग अ ब्रिटिश, यू कैन से सिटीजन, देन उनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। इफ दे आर नॉट गिल्टी ऑफ किलिंग एन ब्रिटिश सिटीजन। थर्ड ये हो गया। फोर्थ, उन्होंने कहा कि नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। फिफ्थ, उन्होंने कहा कि नाउ ब्रिटिश विल टेक केयर ऑफ द वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये था क्वींस प्रोक्लेमेशन, सेकंड consequence. First consequence was end of company's rule, and now the third consequence, which was very important, was relationship with the princely states. रिवॉल्ट के बाद ये कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और बाकी जो भी चीजें थी, जो एनेक्सेशन के तरीके थे, वो अब खत्म कर दिए जाएंगे, वो एबोलिश कर दिए गए। क्वीन ने कहा कि अब 1876 में जब क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस बनी इंडिया की, तो उन्होंने अनाउंस किया कि अब जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश नहीं की जाएगी। दे विल एक्ट एज जूनियर पार्टनर्स टू द ब्रिटिश, और वो अपना रॉयल शासन अपने प्रोविंसेस में चलाते रहेंगे। एंड जो हमारी टेरिटोरी है वही टेरिटोरी हमारी बनी रहेगी। अब हम अपने टेरिटोरी को एक्सपैंड करने की कोशिश इंडिया में नहीं करेंगे। तो दिस वाज the new relation of the Britishers with the princely states.
ब्रिटिशर्स के सामने जो सबसे बड़ी दो चुनौतियां थी जब वो इंडिया में आए थे, एक थे मुगल्स और दूसरे थे मराठास। 1857 रिवॉल्ट के बाद ये दोनों चुनौतियां खत्म हो गई। बहादुर शाह जफर को एग्जाइल में रंगून भेज दिया गया, जहां उनका देहांत हो गया। नाना साहेब जो मराठास के लास्ट लीडर थे आप कह लीजिए, जिन्होंने कानपुर से रिवॉल्ट को लीड किया था, वो रिवॉल्ट के बाद नेपाल भाग गए और जहां उनका बाद में देहांत भी हो गया। तो इस तरीके से मुगल्स एंड मराठास की जो चुनौती थी अंग्रेजों के सामने, वो बिल्कुल खत्म हो गई आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिफ्थ इज चेंजेस इन मिलिट्री। 1857 रिवॉल्ट के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल थे वो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे। तो रिवॉल्ट पे काबू पाने के बाद ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री में कुछ चेंजेस की। पहला चेंज, उन्होंने कहा कि अब बंगाल में जो यूरोपियन टू इंडियन सोल्जर्स का रेशियो होगा वो होगा 1:2 बंगाल के रेजिमेंट में, एंड बॉम्बे एंड मैड्रास में होगा 2:5। और ये रेशियो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चला, मतलब एक यूरोपियन सोल्जर्स के साथ दो इंडियन सोल्जर्स। जितने भी ज्योग्राफिकली या मिलिटरली इंपॉर्टेंट पोजीशंस थे, वहां पे यूरोपियन कंटिंजेंट को पोस्ट किया गया। वो सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एमिनेशंस थे, वो अब इंडियन सोल्जर्स के हाथों में, ऐसे डिपोज को इंडियन सोल्जर्स के हाथों में नहीं रखा गया, यानी कि उनके ऊपर कंट्रोल किसका रखा गया? यूरोपियन सोल्जर्स का। एंड चौथा, अब आर्मी में जो भर्ती होती थी, दैट वाज बेस्ड ऑन रिलीजियन, दैट वाज बेस्ड ऑन कास्ट, जिससे कि क्या हो कि जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उनके बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन बना रहा है और कभी भी वो यूनाइट होकर फिर से रिवॉल्ट करने की कोशिश ना कर पाए। ऐसे ही हम और भी बहुत सारी कंसिक्वेंसेस की बात कर सकते हैं, लाइक चेंजेस इन द फॉरेन पॉलिसी, चेंजेस इन द रिलीजियस पॉलिसीज, बट हम इतने डीप में नहीं जाएंगे। हमें कंसिक्वेंसेस में 4 से 5 पॉइंट्स चाहिए, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसमें से क्वींस प्रोक्लेमेशन, एंड ऑफ कंपनीज रूल एंड चेंज इन मिलिट्री, इस पे अलग से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को बड़े ध्यान से आप लोग तैयार करेंगे। अब आफ्टर द कंसिक्वेंसेस हम लोग बात करेंगे कि व्हाई 1857 रिवॉल्ट बिकेम अ फेलियर। इसके भी 4 से 5 पॉइंट्स हमें याद करने हैं, या आप कह सकते हैं ड्रॉबैक ऑफ 1857 रिवॉल्ट। नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट, यानी कि 1857 रिवॉल्ट के फेलियर होने के क्या क्या कारण थे। तो पहला कारण 1857 रिवॉल्ट के फेलियर होने का था नो कॉमन प्लान ऑफ एक्शन। जो रेबिलियंस थे, नो कॉमन प्लान ऑफ एक्शन, जो रेविलियंस थे उनके पास कोई कॉमन प्लान नहीं था। कहां से क्या करना है, किसके साथ लड़ना है, कैसे एकजुटता बनाए रखनी है, या किसी एक जगह पे कब्जा करने के बाद वहां पे शासन कैसे चलाना है, इनके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं थी। बस उनका ये था कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट करना है, which became one of the main reasons of failure of 1857 revolt. दूसरा, no recognized common leader। जैसे कि हर रिवॉल्ट का कोई ना कोई एक लीडर होता है, इस रिवॉल्ट का कोई कॉमन लीडर नहीं था, क्योंकि जो देशी राजा महाराजा थे वो एक दूसरे को लीडर मानने को तैयार नहीं थे। जब रिवॉल्ट इनके हाथ से निकलने लगा तब इन लोगों ने तय किया, क्योंकि बहादुर शाह जफर इनमें इन सबसे उम्र में सबसे बड़े थे, तो उनको हम अपना नेता चुन लें। हाउएवर बहादुर शाह जफर बिल्कुल ही एबल एंड एप्ट लीडर इस रिवॉल्ट के लिए नहीं हो सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी उम्र हो चुकी थी एंड ही वाज नॉट फिट एनफ टू लीड द रिवॉल्ट। थर्ड, नो कॉमन गोल। जो रिवॉल्ट कर रहे थे लोग, उनके पास कोई कॉमन गोल नहीं था, बस एक ही गोल था, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, यानी कि ब्रिटिशर्स को भारत से हटाना है। इसके अलावा कैसे शासन चलाना है, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद शासन कैसे चलेगा, कौन राज करेगा, इन सब चीजों के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, एंड कोई भी कॉमन गोल इनके पास नहीं था। फोर्थ, ब्रिटिश मेंस and weapons are
or should say were far better than the Indians. जो ब्रिटेन के सोल्जर्स थे या आप कह लीजिए उनके जो कमांडर्स थे वो इंडियन कमांडर्स या इंडियन सोल्जर्स से ज़्यादा अच्छे थे। एंड नेक्स्ट थिंग उनके पास जो आर्म्स एंड एमिनेशन थे वो भी इंडियन से काफ़ी अच्छे थे जो बाद में उनके जीतने का एक कारण बने। फिफ्थ, नॉट अ पैन इंडिया रिवॉल्ट। ये जो रिवॉल्ट था ये एक पैन इंडिया रिवॉल्ट नहीं था, ये सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में फैला था एंड दैट आल्सो इन यूपी एंड बिहार एंड टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं उसके बाहर। बट साउथ इंडिया में मोर और लेस इसकी कोई भी रीच नहीं थी। बट साउथ इंडिया में ये रीच नहीं कर पाया रिवॉल्ट, तो ऑल्दो हम इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जरूर कहते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मैटर में इसकी लिमिटेशंस थी टू बी कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया एंड कहते हैं कि इट वाज अ प्री मैच्योर्ड रिवॉल्ट। बहुत सारे देशी राजा महाराजा जमींदारों ने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया, रहता उस समय उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया, जो भी इस रिवॉल्ट के फेलियर होने का एक मेन कारण था। एंड साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि ये रिवॉल्ट प्लान था टू बी स्टार्टेड ऑन 31 मई, बट ये उसके बहुत पहले शुरू हो गया, सो इट वाज अ प्री मैच्योर्ड रिवॉल्ट, जिस कारण से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये रीजंस थे 1857 रिवॉल्ट के सक्सेसफुल ना होने के, या आप कह सकते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट। अब हम पहुंच चुके हैं द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, और अब हम बात करेंगे इस रिवॉल्ट के लीडर्स की और इसके सेंटर्स की। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, 4 या 5 लीडर्स के नाम और 4 और 5 रिवॉल्ट के सेंटर्स के नाम याद रखने हैं। इस पे किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ जब पूछा जाएगा वो हो सकता है 2 मार्कर क्वेश्चन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनके लीडर्स के नाम या सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट के बारे में पूछा जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द मोस्ट फेमस रानी लक्ष्मीबाई। कहां से थी ये? झांसी से। तो पहला लीडर और सेंटर क्लियर हो गया आपका। दूसरा हम बात कर सकते हैं तांतिया टोपे एंड नाना साहेब। दो और रिवॉल्ट हो गए लीडर्स, दो और लीडर्स हो गए। ये कहां से लीड कर रहे थे? ये लीड कर रहे थे कानपुर से। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं बेगम हजरत महल। ये कहां से लीड कर रही थी? ये लीड कर रही थी लखनऊ से। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कुंवर सिंह की। ये लीड कर रहे थे बिहार से। इसके अलावा मंगल पांडे का नाम आप जानते ही हैं। इसके अलावा और सेंटर्स में आप बाराबंकी हो सकता है, फैजाबाद हो सकता है। तो ये सारे सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट हैं और ये सारे लीडर्स के नाम हैं। तो होपफुली ये पार्ट आपको क्लियर होगा। अब एट लास्ट हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन योर बोर्ड्स 2026। चलिए बच्चों, यहां से सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्ट के रीजंस और उसके कंसिक्वेंसेस की बात होगी। इसके घटनाक्रम की, इसके इंसिडेंसेस से कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें। तो डेट्स के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहां पे कब कौन सा इंसिडेंस हुआ था इसके बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपको याद रखना है वो है रीजंस ऑफ द रिवॉल्ट, कंसिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट में रीजंस में पॉलिटिकल रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके चारों पार्ट सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस रूल, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल रीजंस के बाद सोशियो रिलीजियस रीजंस, मिलिट्री रीजंस, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करने हैं। कंसिक्वेंसेस मैंने जो जो चीजें कही, लाइक एंड ऑफ कंपनीज रूल्स, क्वींस प्रोक्लेमेशन, मिलिट्री में क्या चेंजेस आई, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या रिलेशन था, यानी कि रिवॉल्ट के बाद क्या रिलेशन हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड ड्रॉबैक्स,
कम से कम 5 ड्रॉबैक आप जरूर याद करेंगे ऑफ द रिवॉल्ट, या आप कह सकते हैं कम से कम 5 फेलियर, रिवॉल्ट के फेलियर होने के कारण को आप याद करेंगे। इसके अलावा अभी मैंने जो लिखा था लीडर्स और सेंटर्स के नाम, सिर्फ नाम, ये आपको याद रखना है। दिस विल कंप्लीट द टास्क फ्रॉम 1857 रिवॉल्ट। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर से बच्चों मैंने जो चीजें अभी आपको बताई सिर्फ उन्हीं चीजों को तैयार करिए। इसके अलावा अपने आप को टैक्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, मैं भूल गया था वीडियो के शुरू में, नया साल शुरू हो चुका है, तो बेस्ट विशेस फॉर द न्यू ईयर। एंड अब ये साल है आपके एग्जामिनेशन का, तो गियर अप हो जाइए, बिल्कुल टाइट हो जाइए और लगा दीजिए अपनी पूरी जान, मेहनत करिए एग्जाम्स में 90 प्लस स्कोर करने के लिए। एंड 90 प्लस स्कोर करने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने नंदी सर्स क्लासरूम को। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।